इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये सी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। तो मैंने क्या बताया आपको? कूलम्ब्स लॉ, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट डालेंगे बेटा, कांस्टेंट कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और इसे कैलकुलेट करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। ये प्रैक्टिकली सर ये कैलकुलेट होती है वैल्यू आप ऊपर लिख दोगे, दिखाई नहीं दे रही नीचे। ऊपर लिख दूंगा। अब दिखा? अब दिखा बेटा कुछ? हाँ सर अब दिख गया। ठीक है ना, क्योंकि मुझे बोर्ड तो बेटा पूरा यही यूज करना है ना। तो चलिए, सी होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। कुछ बच्चे क्या समझते हैं बेटा? कुछ बच्चे ये समझते हैं ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। नहीं, यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं है, इसकी यूनिट होती है। कैसे निकालेंगे यूनिट सी की? सी की यूनिट निकालेंगे एफ, आर इधर चला जाएगा, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। सी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सी की यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, कुछ बुक्स में, कुछ स्कूल्स में इसे के भी लिखाते हैं बेटा, लेकिन के मत लिखो। रीजन इज दैट कि के हम अभी यहां पर किसी और काम के लिए यूज करेंगे। कंफ्यूज, दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वाला के है या वो वाला के है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी इसको क्या मान लेते हैं बेटा? सी मान लेते हैं। सी इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो यहां से क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर एक नई चीज आपको दिखाई दे रही है, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। इसका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या मतलब है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का बेटा? इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज। परमिटिविटी मतलब एबिलिटी टू परमिट, द एबिलिटी टू परमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम वन प्लेस between the two charge, the ability to transfer the effect between the two charge is called electrical permittivity। इसे क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मीडियम चेंज करने से इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी चेंज हो जाती है। अभी तो मैंने वैक्यूम लिया है तो एप्सिलॉन नॉट चल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 6 पॉइंट नहीं, 6 पॉइंट नहीं, 8.86 10 रेज टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट फिक्स वैल्यू होती है बेटा, और इस रिलेशन को कहते हैं कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। जरा स्टेटमेंट लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो बेटा पहले, उसके बाद ये लॉ लिख लेना। फिर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे एक टॉपिक, और फिर हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एग्जाम में आंख खोलकर, दिमाग खोलकर देख लेना, कूलम्ब्स लॉ पूछा है या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पूछा है। यहां हम कूलम्ब्स लॉ निकाल रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा, फोर्स के डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये है कूलम्ब्स लॉ। डायरेक्शन के साथ बात करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इंटरेस्टिंग है, इजी है, बहुत बढ़िया है। अभी करेंगे थोड़ी देर में। और एक बात और ध्यान रखना बेटा कि अभी क्लास खत्म होगी थोड़ी देर बाद, 40 मिनट के बाद। ये जूम ऐप जो होता है आपका 40 मिनट के लिए ही एक्सेस देता है आपको। तो 40 मिनट के बाद अपने आप क्लास खत्म हो जाएगी। बिना किसी संकोच आप लोग क्या करेंगे बेटा? बिना किसी संकोच आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर क्लास चलेगी आपकी 20 मिनट और।
ठीक है, 40 मिनट के बाद 20 मिनट और चलेगी, 2 लगातार क्लासेस चलेंगी। तो भागने की जरूरत नहीं है कि भैया हो गई क्लास खत्म, क्लास खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी ये थोड़ी देर बाद बंद होगा, यहां तक कॉपी करेंगे। चलिए लिखिए, पहले स्टेटमेंट लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कौन सा लॉ? कुलाम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कुलाम्स लॉ, लिखिए बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज, the magnitude of force between two charge, the magnitude of force between two charge is directly proportional to, साइड में लिख लो बेटा कहीं पर, is directly proportional to the magnitude of force between two charge is directly proportional to, लॉ लिखा रहा हूं बेटा मैं, the magnitude of force between two charge is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them। और उसके बाद फिर ये सब आप कॉपी करेंगे बेटा, उसके बाद ये सब कॉपी करेंगे बेटा। करिए, हाँ आगे चलते हैं बेटा। इसमें देखो, तो अब हमने क्या पढ़ा? दो चार्जेस के बीच का फोर्स हम लोगों ने स्टडी किया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये किस कंडीशन में किया था? वैक्यूम की कंडीशन में किया था। अगर चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ जाए तो क्या सेम फोर्स लगता है? आंसर है नहीं, फोर्स चेंज हो जाएगा बेटा। फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम एक वर्ड यहां पर लिखेंगे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक वर्ड सीखेंगे हम, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के से डिनोट करते हैं, और दूसरा नाम इसका होगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो एक टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक। बेटा, वी हैव टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम। वैक्यूम में दो चार्जेस रखे हैं, कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर we have two charges placed in vacuum. So what is the magnitude of force between them? According to Coulomb's law, F naught 1/2 upon R square. This is the force between the two charge. दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square. Let this is equation number 1. Now if we transfer a medium between the two charge, let Q1 and Q2 are two charge, and these two charges are placed in a medium at the same distance r. सेम डिस्टेंस r में दोनों चार्ज क्या रखे हुए हैं बेटा? मीडियम के अंदर रखे हुए हैं। नाउ व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज? Fm 1/4πε m. एप्सिलॉन m इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां क्या कहेंगे एप्सिलॉन m को? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसकी वैल्यू चेंज हो गई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू चेंज हो गई, तभी फोर्स चेंज हो गया। इफ वी डिवाइड दीज टू इक्वेशन,
अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे बेटा तो क्या आएगा हमारे पास? अगर हम सेकेंड बाय फर्स्ट कर दें, सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन कर दें तो क्या आएगा? सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन नहीं, फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन। एफ नॉट अपॉन एफ एम कितना आएगा बेटा यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, एफ नॉट अपॉन एफ एम आ जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसी वैल्यू को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इस वैल्यू को क्या कहते हैं बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी का ही नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of vacuum, or the force between two charged particle in medium in vacuum, force between two charged particle in vacuum to the force between two charged particle in medium। नहीं क्या, नहीं क्या कह रहे हो बेटा? है नहीं क्या होता है? शुभम कोई प्रॉब्लम है बेटा? चलिए चलते हैं बेटा आगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? सर एप्सिलॉन नॉट ऊपर नहीं, अच्छा सॉरी सर कुछ नहीं बता दो, कुछ हो तो बेटा परेशानी। नहीं सर मेरी मिस्टेक थी यार। यही आएगा, ठीक है। हेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of vacuum। एक सिंपल सा वर्ड, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एक तो डेफिनेशन ये हो जाएगी बेटा, दूसरी डेफिनेशन क्या हो पाएगी? और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K of a medium is also defined as एक और फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, also defined as the ratio of force between two charge, ratio of force between two charge in vacuum to the force between two charge at the same distance, at the same distance in medium, in medium। ये दो डेफिनेशन हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आएंगी, ठीक है बेटा। एक तो आ जाएगी एफ नॉट अपॉन एफ एम, और एक आ जाएगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इसे निकालकर क्या फायदा हुआ? हमने जो ये टॉपिक पढ़ा इसको निकालकर हमें बेनिफिट क्या हुआ बेटा? बेनिफिट ये हुआ कि हमें दो चार्ज के बीच में मीडियम के अंदर फोर्स निकालने में आसानी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो जरा, देखो जरा, इसको जरा कॉपी करो बेटा, फिर मैं इसको रब कराऊंगा थोड़ा सा, और फिर इसका एक बेनिफिट बताऊंगा आपको कि क्या बेनिफिट होगा। मैंने अभी बताया बेटा, क्लास अभी खत्म होएगी थोड़ी देर में, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। दोबारा से स्टार्ट करना है बेटा क्लास को, ठीक है। दोबारा लॉगिन करेंगे सभी बच्चे, 5 मिनट में एक्स्ट्रा दूंगा आपको क्लास के लिए, ठीक है। दोबारा से लॉगिन करेंगे, कभी छुट्टी मार लो। एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं यहाँ पर, फटाफट से एक छोटी सी चीज समझ लेंगे बेटा। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में एक मीडियम भरा हुआ है, तो फोर्स कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन m हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा, लेकिन हम जानते हैं एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है k। सो एप्सिलॉन m हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू k, एप्सिलॉन नॉट इंटू k। इफ वी रिप्लेस दिस वैल्यू, फोर्स आ जाएगी मीडियम के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका किसी मीडियम के लिए, ये क्या आ गया बेटा, किसी मीडियम के लिए फोर्स आ गया, किसी मीडियम के लिए फोर्स। यहां पर k क्या है बेटा, k क्या है, यहां पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। कितनी कितनी होगी, अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी कितनी होगी, जरा मैं बता दूं आपको। k की वैल्यू होती है 1। किसके लिए होती है बेटा k की वैल्यू 1? वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए k की वैल्यू आती है 1, और एयर के लिए k की वैल्यू आती है 1.003 एयर के लिए। तो हम इसे क्या कर देंगे बेटा, 1 ही ले लेंगे। 1.003 कैन बी टेकन एज 1, सो इट इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू 81 होता है बेटा वाटर के लिए, k इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है मेटल के लिए। तो ये आप कुछ बेसिक से याद रखो k। उसके अलावा अगर कोई वैल्यू मीडियम डालेगा, जैसे माइका डालेगा, ऑयल डालेगा, कुछ भी मीडियम डाला जाएगा, उसके लिए के आपको गिवन होगा। हर मीडियम के लिए के अलग अलग होता है बेटा, ठीक है, हर मीडियम के लिए के अलग अलग होता है। तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है हमारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है बेटा, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ही। क्या वैल्यू थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू आई थी बेटा, बताएगा मुझे कोई? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट? जल्दी बताओ, नैना, झलक, वंशिका, पूजा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट। सर उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10, उसकी वो ऊपर वाली वैल्यू 9 इंटू न्यूटन 9 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। हाँ 9, ये तो फिक्स है ना बेटा, चले जाना बस, के अलग अलग रखते चले जाना। ये ना तो कोई यूनिट होती है ना डायमेंशन। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था ना, गिव सम फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट, कोई यूनिट ना हो, कोई डायमेंशन ना हो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे और क्या था बेटा डायमेंशन लेस, जल्दी बताओ। रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर, एंगल, रेडियन नहीं एंगल, रेडियन कोई क्वांटिटी नहीं होती, एंगल, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव डेंसिटी भी था बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये सारी चीजें क्या हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। तो करेंगे बेटा इसको, यहां तक करिए, फिर दोबारा से लॉगिन करेंगे अभी क्लास के लिए। अभी जैसे ही ओवर होगी क्लास